हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान सीरीज ऑफ आदित्य अंजलि मैथ। आज लेके आए हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का वर्ड प्रॉब्लम। आर एस अग्रवाल बुक है एक्सरसाइज 3E। आप इसको पुराना बुक भी कह सकते हैं, नए वाले बुक में हो सकता है एक्सरसाइज चेंज हो। तो इसमें हमको ये समझना है कि वर्ड प्रॉब्लम को कैसे इजीली सॉल्व करें। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ऐसा क्लेम किए कि वर्ड प्रॉब्लम को समझने में, प्रॉपरली लिखने में बहुत सारा प्रॉब्लम होता है। तो उसी को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए इस वर्ड प्रॉब्लम का एक सीरीज बनाने जा रहे हैं। तो वर्ड प्रॉब्लम में आपको एक्सरसाइज 3E जितने भी वर्ड प्रॉब्लम है सबको इस सीरीज में हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या लिखा हुआ है। 5 चेयर एंड 4 टेबल टुगेदर कॉस्ट 5600 while 4 chair and 3 tables together cost 4340। यानी 5 चेयर और 4 टेबल का दाम, मूल्य, कॉस्ट जो भी कहें, वो 5600 रुपया है। और उसी तरह के 4 चेयर और उसी तरह के 3 टेबल का जो एक साथ कॉस्ट है वो 4340 रुपया है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ चेयर एंड दैट ऑफ अ टेबल। यानी एक चेयर और एक टेबल का कॉस्ट हमको चाहिए। तो चलिए इसके लिए क्या लैंग्वेज हम यूज करें, प्रॉपरली आपको रिटन फॉर्म में दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ऊपर के हेडिंग में ही मैं ऐसा मेंशन कर दिया हूं, क्लास 10 आर एस अग्रवाल मैथ है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, एक्सरसाइज 3E है। तो क्वेश्चन क्या था आपने तो देख लिया। अब क्वेश्चन में हमको एक चेयर एक टेबल का दाम फाइंड करना था। तो हम यहाँ क्या करेंगे, लैंग्वेज जो स्टार्ट करेंगे वो क्या क्या लिख के स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, जैसे हम क्वेश्चन को पढ़ने से ये समझ लिए कि एक चेयर और एक टेबल का मूल्य हमको प्राप्त करना है। तो उसके लिए स्टार्ट जो करेंगे, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर एंड टेबल। यानी ईच चेयर एंड ईच टेबल, यानी प्रत्येक चेयर और प्रत्येक टेबल का कॉस्ट हमको फाइंड करना है। और इतना लिखने के बाद सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। सॉल्यूशन यहाँ से है और सॉल्यूशन में हम सबसे पहले मान लेंगे जो भी हमको फाइंड करना है उसको। तो फाइंड करना था एक चेयर और एक टेबल का मूल्य, तो हम मान लेंगे लेट द कॉस्ट ऑफ वन चेयर बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ वन टेबल बी रुपीज वाई। आप एक्स वाई के बदले आप ए बी कुछ भी मान सकते हैं। तो आपको मेन मैटर ये है कि एक चेयर और एक टेबल का दाम कुछ मान लेना है और उसके बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो कहा था वो हम रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे। क्वेश्चन क्या कहा था, क्वेश्चन कहा था कि 5 चेयर और 4 टेबल का मूल्य 5600 रुपया है। अभी हम एक चेयर का मूल्य x रुपया माने हैं तो 5 चेयर का मूल्य क्या हो जाएगा 5x, एंड एक टेबल का मूल्य y रुपया माने हैं तो 4 टेबल का मूल्य 4y हो जाएगा। तो 5x प्लस 4y का मतलब हुआ कि 5 चेयर प्लस 4 टेबल का कंबाइंड कॉस्ट, और ये कितना है 5600। ये एक इक्वेशन बन गया। फिर उसके बाद सेकेंड कंडीशन था 4 चेयर प्लस 3 टेबल। तो 4 चेयर का मूल्य क्या हो जाएगा 4x और 3 टेबल का मूल्य क्या हो जाएगा तो 3y। तो 4 चेयर प्लस 3y इज इक्वल टू 4340। ये अपना इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 हो गया, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट अब इसके बाद सॉल्व करना इजीली समझते हैं, बस इतना में ही प्रॉब्लम होता रहता कि हम लिखें क्या, स्टार्ट कैसे करें, क्या लिखने से स्टार्ट करें। तो आप ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 ऐसे फॉर्म कर लेंगे और एलिमिनेशन मेथड इसमें ज़्यादा बेटर रहेगा कि किसी एक को हम एलिमिनेट करने का प्रयास करें, या तो x को या तो y को। चलिए मान लिया कि हम y को एलिमिनेट करने का प्रयास कर रहे हैं, तो y का जो कोफिशिएंट है वो दोनों में इक्वल करने का प्रयास करेंगे। तो पहले इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 4 है, दूसरे इक्वेशन में y का कोफिशिएंट 3 है। तो पहले इक्वेशन के y के कोफिशिएंट से दूसरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे और दूसरे इक्वेशन के y के कोफिशिएंट से पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा कि और तो जो भी होना होगा होगा, लेकिन हमारा y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा। उसके बाद हम ऐड सब्ट्रैक्ट का यूज करके अपना काम निकाल लेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिए फर्स्ट इक्वेशन में, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया सेकेंड इक्वेशन में, तो हमको ये मिल गया 5 3 जा 15x प्लस 4 3 जा 12 इंटू वाई 12y इज इक्वल टू 5600 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 16800 इतना आ जाएगा आपको। फिर ऐसे ही
4 से मल्टीप्लाई किए हैं सेकेंड इक्वेशन को, तो 4 4 जा 16x प्लस 3 4 जा 12y इज इक्वल टू 4340 को अगर 4 से मल्टीप्लाई करें तो 17,360 आ जाएगा। अब हम देख लें कि y का कोफिशिएंट इक्वल हो गया और दोनों जगह साइन सेम है, प्लस 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 प्लस। तो साइन जब चेंज सेम रहे तो हम सब्ट्रैक्ट का यूज करते हैं और साइन जब अपोजिट रहे तो ऐड का यूज करते हैं। तो यहाँ सब्ट्रैक्ट कर देने से यहाँ हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, यहाँ हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग। सब्ट्रैक्टिंग तो सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो आप देख रहे हैं सब्ट्रैक्शन में क्या होता है, नीचे वाले इक्वेशन में जो भी है उसका साइन चेंज हो जाता है। जैसे ये 16x प्लस में था तो इसका साइन अब माइनस हो जाएगा, 12y माइनस प्लस में था तो इसका साइन माइनस हो जाएगा, और 17,360 ये भी प्लस में था तो इसका साइन भी माइनस हो जाएगा। तो ऐसे तो हमको 12 12 सिंप्लीफाई हो गया। अब बचा क्या, तो 15 माइनस 16x, तो 15 से 16x को सब्ट्रैक्ट करें -1x आएगा। और इधर क्या होगा, तो 16,800 माइनस 17,360 को जब हम इससे जब हम इसको मल्टीप्लाई सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको ये आ जाएगा 560। तो अब हमको क्या मिला, अब वो भी नेगेटिव में, -x इज इक्वल टू -560। अब दोनों तरफ का माइनस अगर हम काट दें तो माइनस से माइनस ऐसे करिए, सिंप्लीफाई हो गया। अब बचा क्या, x इज इक्वल टू 560। तो इससे हमको मिल गया कॉस्ट ऑफ 1 चेयर। x हम किसका कॉस्ट माने थे, तो चेयर का माने थे, तो एक चेयर का कॉस्ट 560 आ गया। अब क्या है, इसी चेयर के कॉस्ट को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 कहीं भी पुट कर दें तो हमको टेबल का कॉस्ट भी आ जाएगा। तो आगे हम लिखे हैं ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो देखिए, नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम क्या पाते हैं, तो वैल्यू ऑफ x यानी 560 पुट करेंगे x के बदले, तो 5x प्लस 4y बराबर 5600 में क्या हो जाएगा, 5 इंटू 560 x के बदले प्लस 4y, y तो लाना ही हमको, तो 4y ही रहेगा, इज इक्वल टू 5600। अब आप यहाँ देख लें कि वेरिएबल सिर्फ यही है और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को कांस्टेंट की तरफ भेज दें। तो 4y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5600 माइनस में 560 माइनस इंटू 5 होता है 2800। तो 5600 से 2800 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमको 2800 ही आ जाएगा। और ये किसका वैल्यू है, ये y का नहीं, ये 4y का वैल्यू है। तो 4 से डिवाइड कर देने से हमको 4 7 जा 28 होता है, तो 4 700 जा 2800 हो जाएगा, यानी y का वैल्यू आ गया 700। तो y आ गया 700, x आ गया था 560। तो x माने थे हम चेयर का कॉस्ट, इसका मतलब ये हुआ कि एक चेयर का कॉस्ट 560 हो गया और एक टेबल का कॉस्ट 700 हो गया। तो लास्ट में हम बस लिख देंगे 10 द कॉस्ट ऑफ ईच, ये यहाँ तक हेडिंग है, कॉस्ट ऑफ ईच चेयर, तो चेयर इज इक्वल टू 560 एंड टेबल इज इक्वल टू 700। तो आई होप कि ये सॉल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब मैं दिखाता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 23 spoons and 17 forks together cost 1770, while 17 spoons and 23 forks together cost 1830. Find the cost of a spoon and that of a fork. अब फॉर्क क्या होता है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, जो भी हो हम मान लेंगे एक स्पून का कॉस्ट x है, एक फॉर्क का कॉस्ट y है, और जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किए थे उसी तरह से इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ध्यान रखना है कि 23 स्पून्स और 17 फॉर्क्स, इस दोनों के कॉस्ट को मिला के 1770 है, एंड 17 स्पून्स एंड 23 फॉर्क्स दोनों के कॉस्ट को मिला के 1830 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी सबसे पहले हम वो लिख देंगे जो हमको फाइंड करना है। क्या हमको फाइंड करना था, कॉस्ट ऑफ ईच स्पून एंड ईच फॉर्क्स, तो हम पहले स्टार्ट में यही लिखेंगे, टू फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच स्पून एंड ईच फॉर्क्स। ठीक है, अब हम मानेंगे सॉल्यूशन में, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच, ये हेडिंग कर दिए, कॉस्ट ऑफ ईच स्पून तो रुपीज x एंड ईच फॉर्क तो रुपीज y।
अब एक स्पून का कॉस्ट x रुपया और एक फॉर्क का कॉस्ट y रुपया मान लिए। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे वैसे ही अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर एक स्पून का कॉस्ट x रुपया है तो 23 स्पून का कॉस्ट 23x हो जाएगा। एक फॉर्क का कॉस्ट y रुपया है तो 17 फॉर्क का कॉस्ट 17y हो जाएगा। और इस दोनों के कॉस्ट को सम करेंगे तो 1770 यानी 1770 रुपया आता है। अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या एंड फिर से बोला कि अगर 17 स्पून और 23 फॉर्क लें तो 17 स्पून 17 स्पून का कॉस्ट क्या हो जाएगा तो 17x एंड 23 फॉर्क का कॉस्ट क्या हो जाएगा तो 23y। क्यों? एक फॉर्क का दाम y है तो 23 फॉर्क का दाम 23y। अब इस दोनों के कॉस्ट को प्लस करें तो 1830 आना चाहिए। ये अकॉर्डिंग टू सिचुएशन है। अब हम फिर से वही काम करें, एलिमिनेशन मेथड लगाएं। एलिमिनेशन मेथड लगाने के लिए या तो x या तो y किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ देखते हैं आप, इक्वेशन फर्स्ट में y का कोफिशिएंट 17 है, इक्वेशन 2 में y का कोफिशिएंट 23 है। तो अब इस 23 एंड 17 को इक्वल करने के चक्कर में इस पहले वाले इक्वेशन के y के कोफिशिएंट से दूसरे इक्वेशन में और दूसरे वाले इक्वेशन के y के कोफिशिएंट से पहले इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर दिए। इससे क्या होगा कि y का कोफिशिएंट इक्वल हो जाएगा, उसके अलावा जो भी होना होगा वो आ जाएगा। तो चलिए 23 इंटू 23 करते हैं तो हमको ये मिलता है 529 यानी 23 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 529, या ऐसे भी आपको याद हो सकता है कि 23 का स्क्वायर होता है 529। तो 529x प्लस 17 इंटू 23 करेंगे तो आपको 391 आ जाएगा। इसको चेक कर सकते हैं आप, 17 इंटू 23 यानी 391 और y इज इक्वल टू 1770 इंटू 23 करें तो ये 40710 इतना आएगा। मल्टीप्लाई करके हम लिखे हैं, आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, उसके आगे आप सेकेंड इक्वेशन की बारी। तो 17 से 17 को मल्टीप्लाई करें तो 289, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289x प्लस 23 इंटू 17 होगा 391। जैसे यहाँ 17 इंटू 23 391 तो 23 इंटू 17 भी 391, 391y इज इक्वल टू ये जो हमारा था 1830 को 17 से मल्टीप्लाई करें तो 34110 इतना आ जाएगा आपको। अब तो हमको कोफिशिएंट इक्वल मिल गया y का। अब लेकिन साइन तो दोनों का एक ही है, तो साइन दोनों का एक ही है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग नहीं लिखे थे, अभी लिख दिए सब्ट्रैक्टिंग। अब इस दोनों को जब घटाएंगे तो नीचे वाले का साइन चेंज हो जाता है, पता आपको। तो नीचे वाला ये 289x पॉजिटिव था तो वो माइनस साइन हो जाएगा उसका, और 391y ये भी पॉजिटिव था तो उसका भी साइन माइनस हो जाएगा, और ये जो है 341110 ये भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अब आप जब देखें तो ये प्लस 391 और ये माइनस 391 ये आपस में कट जाएगा, y वाला टर्म गायब। आप 529 माइनस 289 करेंगे तो हमको 240 आ जाएगा, 240 वो भी पॉजिटिव, जो कि 500 से 200 समथिंग घटाना है। 500 समथिंग से 200 समथिंग घटाएंगे तो स्वाभाविक है वो जो डिफरेंस आएगा वो पॉजिटिव आएगा। तो 240x ये आपको LHS में आ गया, और RHS में क्या है तो इससे इसको जब घटाएंगे तो हमको 9600 आ जाएगा। अब 9600 को 240 से जब हम डिवाइड करेंगे तो 24 चौका 96 ऐसे भी होता है। आप जीरो से इस जीरो को ऐसे भी काट सकते हैं, और तब 24 4 जा होता है 96, तो 96 पर एक जीरो है तो 40 जा हो जाएगा 960, 24 40 जा 960 यानी x का वैल्यू आपको मिल गया 40। आप फिर से वही घिसा पिटा तरीका कि इसी x का वैल्यू अगर हम 1 या 2 किसी में पुट कर दें तो हमको y का वैल्यू आ जाएगा। तो x का वैल्यू आया मतलब एक स्पून का कॉस्ट आ गया। अब इसका वैल्यू हम पुट करें इक्वेशन 1 में या 2 में, जो भी हमको बेटर लगे, तो हमको एक फॉर्क यानी y का वैल्यू आ जाएगा, एक फॉर्क का वैल्यू आ जाएगा। तो चलिए इसको पुट करते हैं इक्वेशन 2 में। इक्वेशन 2 थोड़ा छोटा लग रहा है इसलिए। तो इक्वेशन 2 में जब पुट करें तो ये हमको मिला। नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। इक्वेशन 2 क्या था अपना? इक्वेशन 2 था 17x प्लस 23y इज इक्वल टू 1830। देख लीजिए इक्वेशन 2 अपना क्या था। इक्वेशन 2 था 17x प्लस 23y इज इक्वल टू 1830।
अब इसी में हम x का वैल्यू पुट करेंगे तो 17 इंटू एक्स के बदले हो जाएगा 40। तो यहाँ 17 इंटू 40 प्लस 23y इज इक्वल टू 1830 जो था वही लिख दिए। अब हमको बस एक वेरिएबल यहाँ दिख रहा है y, इसको इधर छोड़ के इसको ले जाएंगे उधर। तो अब हम जब 17 को 40 से मल्टीप्लाई करें तो 17 4 जा होता है 68, तो 17 40 जा हो जाएगा 68 पर एक जीरो यानी 680 और प्लस में 23y इज इक्वल टू 1830। अब क्या है नॉर्मल कैलकुलेशन, इसको आगे बढ़ाते हैं। तो आगे बढ़ाने से क्या मिलता है हमको, अब जब इसको आगे बढ़ाते हैं तो 23y इज इक्वल टू हो जाएगा 1830 माइनस 680, 23y इज इक्वल टू, तो फिर 1830 माइनस 680 का मतलब जो भी आएगा उसको फिर हम 23 से डिवाइड करेंगे। 23 से डिवाइड करने के बाद जो हमको वैल्यू आएगा यानी 1y का, और 1y का वैल्यू आएगा 1150। तो इस तरीके से आपको, हाँ सॉरी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 1830 से अगर 680 घटाएंगे तो 1150 आएगा। और ये 23 से तो डिवाइड करना भी बाकी रह गया, तो 23 से जब इसको हम डिवाइड करें तो 23 50 जा, अब देखिए 23 पंचे 115 होता है, अब 115 पर जीरो है यानी 23 50 से, यानी एक y का वैल्यू 50 आ जाएगा। तो y का मतलब y किसका कॉस्ट माने थे, फॉर्क का, तो एक फॉर्क का वैल्यू 1150 नहीं, ये ₹50 आ जाएगा, ₹50 आ जाएगा। और एक स्पून का वैल्यू यानी x का जो मान था वो ₹40 आ जाएगा। तो यहाँ लास्ट में हम क्या लिख देंगे, 10 द कॉस्ट ऑफ ईच, ये हेडिंग हो गया, कॉस्ट ऑफ ईच स्पून तो ₹40 एंड फॉर्क तो ₹50। तो आई होप कि ये सोल्यूशन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देख सकते हैं आप ऑन स्क्रीन, क्या लिखा हुआ है, A lady has only 25 पैसा and 50 पैसा coin in her purse। एक लेडी के पर्स में कुछ सिक्के हैं और ये निश्चित हमको पता चल चुका है कि वो सिक्के या तो 25 पैसे के हैं या तो 50 पैसे के हैं। ठीक है, सिक्का से संबंधित प्रश्न हो गया ये। इफ शी हैज 50 कॉइन इन ऑल, अब देखिए अब एक और बात क्या पता चल गया कि 25 पैसा और 50 पैसा के जितने भी सिक्के हैं सारे सिक्के का योगफल माने टोटल नंबर ऑफ कॉइन जो है वो 50 है। और दूसरी बात ये पता चल गया इन ऑल टोटलिंग 19.50, यानी उस सब का जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं सारे सिक्कों का तो वो 19 रुपया 50 पैसा आता है। तो आगे पूछता है आपसे हाउ मेनी कॉइन्स ऑफ ईच काइंड डज सी हैव, यानी उनके पर्स में, लेडी के पर्स में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं और 50 पैसे के कितने सिक्के हैं। तो चलिए इसको कैसे सॉल्व करें देखते हैं। तो डिनोमिनेशन से संबंधित बहुत सारे प्रश्न आपको देखने को मिलते हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो डिनोमिनेशन में ये 25 पैसा और 50 पैसा से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो यहाँ भी पुराने तरीके से पहले हम क्या लिखेंगे, टू फाइंड नंबर ऑफ कॉइन्स ऑफ 25 पैसा एंड 50 पैसा, यानी जो हमको पूछा उसको शुरू में जरूर मेंशन कर देंगे और उसके बाद स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन, यानी जो हमको पूछा है उसी को मेंशन करेंगे स्टार्ट में, और सॉल्यूशन जब स्टार्ट करेंगे तो जो पूछा है उसी को मानेंगे। तो चलिए यहाँ मान लेते हैं, लेट नंबर ऑफ 25 पैसा कॉइन बी x एंड नंबर ऑफ 50 पैसा कॉइन बी y। तो 25 पैसे के कॉइन की संख्या हम x मान लिए और 50 पैसे के कॉइन की संख्या को y मान लिए। ऐसी स्थिति में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 25 पैसे की सिक्कों की संख्या प्लस 50 पैसे की सिक्कों की संख्या, दोनों को प्लस करने पर क्या आ गया था 50, तो x प्लस y हो जाएगा 50, इक्वेशन 1। आगे क्या है, x/4 प्लस y/2, ये क्या लिख दिए, तो वैल्यू की बात चल रही है। तो अब एक 25 पैसे के सिक्कों की संख्या का वैल्यू रुपीज में क्या होगा, तो आप समझ सकते हैं 4 25 पैसे के सिक्के को मिलाएंगे तो 1 रुपया मिलेगा, यानी एक 25 पैसे के सिक्के का जो वैल्यू होगा वो 1/4 रुपीज होगा। 2 सिक्कों का वैल्यू 2/4, 3 सिक्कों का वैल्यू 3/4, 4 सिक्कों का वैल्यू 4/4, 4/4 यानी 1। तो इसी को समझाए थे कि 4 25 पैसे के सिक्कों का मतलब 1 रुपया। तो पहला तो हमको नंबर दिया था कि x 25 पैसे के सिक्कों की संख्या जितने भी है वो
और 50 पैसे के सिक्कों की संख्या जितने भी है वो दोनों का सम कितना है तो 50 है, तो उसके अकॉर्डिंग एक इक्वेशन बन गया x + y = 50। और अब हम वैल्यू पर जब आएंगे तो x पीस 25 पैसा है, 1 रुपया नहीं 25 पैसा, तो उसका वैल्यू x/4 होगा। ऐसे ही y पीस 50 पैसा है, ये भी 1 रुपये का सिक्का नहीं है, 50 पैसे का सिक्का है, तो इसका वैल्यू y/2 हो जाएगा। जैसे दो सिक्का का वैल्यू 1 रुपया, 50 पैसे का अगर सिक्का 2 है तो वैल्यू 1 रुपया होगा। 50 पैसे का 4 सिक्का है तो उसका वैल्यू 2 रुपया होगा। 50 पैसे का 10 सिक्का है तो उसका वैल्यू 5 रुपया होगा। यानी जितने सिक्का है उसका आधा वैल्यू होगा, क्योंकि 1 रुपया में 2 50 पैसे की सिक्के चाहिए होते हैं। तो इसको समझना ज्यादा जरूरी है कि 50 पैसे के सिक्कों की संख्या और 25 पैसे की सिक्कों की संख्या का वैल्यू क्या हो जाएगा। अब वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 25 पैसे की सिक्कों की संख्या x था तो वैल्यू x/4, 50 पैसे की सिक्कों की संख्या y थी तो वैल्यू y/2, और दोनों ही वैल्यू का सम 19.5। अब हम इसको जरा ठीक कर लेते हैं। ठीक करने का क्या मतलब हुआ कि जब हम इसको ठीक करने का मतलब है 4 से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें या बट्टा पर का जो घटाओ जो भी आप करते हैं, तो इस दोनों का एलसीएम आप देख रहे हैं 4 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा, तो 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा ऊपर में 4 से 4 को डिवाइड करेंगे तो 1, 1 इंटू एक्स तो 1x प्लस 2 जा 4 होता है 2 इंटू वाई तो 2y, तो 1x प्लस 2y इज इक्वल टू नीचे वाला 4 को इधर भेज दिए तो इधर क्या हो जाएगा 19.5 इंटू 4, तो 19 चौक 76 होता है और आधा चौक 2 होता है, तो 19.5 इंटू 4 का मतलब 78 आ जाएगा। आप इसको इस रूप में कन्वर्ट कर लिए, ये हो गया आपका इक्वेशन 2। अब फिर से वही घिसा पिटा तरीका, एक फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2। अब इक्वेशन 1 और 2 से हम क्या करेंगे, या तो ऐड करेंगे या तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो वो डिपेंड करता है साइन पर। इक्वेशन का साइन क्या है उसके हिसाब से या तो हम ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब आप देख रहे हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, 1 था x + y = 50 एंड 2 था x + 2y = 78, तो दोनों जगह तो y भी पॉजिटिव है x भी पॉजिटिव है, तो मजबूरी है हमको क्या करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ हम लिख देंगे सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग जगह नहीं है तो सब्ट्रैक्ट ऐसे लिख के, और सब्ट्रैक्शन का क्या रूल है, नीचे वाले इक्वेशन का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ माइनस, ये पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा, पॉजिटिव था नेगेटिव हो जाएगा, यहाँ भी पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ आप देखेंगे तो x एंड x कोएफिशिएंट सेम के चक्कर में कट जाएगा और हमको 1y - 2y मिला, 1y - 2y यानी -1y मिला, और इज इक्वल टू क्या होगा, तो 50 - 78। अब 78 बड़ा है 50 छोटा है, तो 50 से 78 को घटाने का मतलब है कि रिजल्ट इसका -28 आ जाएगा। अब माइनस RHS में भी है माइनस LHS में भी है, तो दोनों माइनस को हम कर दे सिंप्लीफाई। अब हमको इसका मतलब पॉजिटिव y का वैल्यू मिल गया 28, तो y हमको मिल गया 28। अब इसी y का वैल्यू किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दे तो हमको x का वैल्यू आ जाएगा। तो अब हम देख लेते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट, हम क्या पाते हैं, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1 वी गेट x के बदले 28 प्लस y है बाबू, ये x नहीं है, सॉरी y के बदले 28, y के बदले 28 प्लस x, अब उल्टा लिखा गया है और x प्लस y को y प्लस x लिख दिए हैं, तो y के बदले 28 प्लस x इज इक्वल टू 50, जो पहला इक्वेशन था अपना x प्लस y इज इक्वल टू 50। अब इस 28 को इधर ले जाएंगे तो 50 - 28, 50 - 28 क्या होता है, तो 22 होता है, यानी x मिल गया आपको 22। अब आपको x मिल गया 22, y मिल गया 28, तो इसका मतलब यही तो पूछा था आपको, thus the number of coins 25 पैसा, 25 पैसे वाला कॉइन यानी जो x माने थे वो कितना है, तो वो 22 है, और 50 पैसा का कॉइन कितना है, तो 28 है। दैट्स ऑल, यही आपका आंसर हो गया। तो आई होप कि आपको ये भी अच्छे से समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया हो तो वीडियो को 1 या 2 बार रिपीट करके देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसमें कुछ विशेष बात नहीं होता है, जब डिनोमिनेशन वाली बात होती है तो 2 बात बस ध्यान रखना होता है, एक तो नंबर ऑफ कॉइन या नंबर ऑफ नोट, और दूसरा वैल्यू ऑफ कॉइन या वैल्यू ऑफ नोट। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉइन के हिसाब से एक इक्वेशन बनेगा, और नंबर ऑफ कॉइन या नंबर ऑफ नोट के हिसाब से एक इक्वेशन बनेगा।
और वैल्यू ऑफ कॉइन या वैल्यू ऑफ नोट के हिसाब से दूसरा इक्वेशन बनेगा। और जब दोनों इक्वेशन बन गया तो लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का जो भी बेसिक रूल आपको अपनाने का मन है, एलिमिनेशन लगाइए, सब्स्टिट्यूशन लगाएं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगाएं, जो भी आपको लगाने का मन है वो लगाइए, वैल्यू एक ही आएगा, यानी आंसर आपका एक ही आएगा। तो चलिए उम्मीद करते हैं कि ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं नेक्स्ट क्वेश्चन करके भेजता हूँ। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी वीडियो में कर लेते हैं। क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ टू नंबर्स इज 137 एंड देयर डिफरेंस इज 43, फाइंड द नंबर्स। अब दो नंबर यानी फर्स्ट नंबर सेकेंड नंबर, दो ऐसे नंबर है जिनका सम 137 है और उन्हीं दोनों का डिफरेंस 43 है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करें, हमसे पूछ रहा है कि वो दोनों नंबर कौन कौन है। तो हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे कि माना कि फर्स्ट नंबर x है, सेकेंड नंबर y है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई क्या हो जाएगा, तो 137, और x माइनस वाई क्या हो जाएगा, x माइनस वाई कहें चाहे y माइनस एक्स कहें, ये क्या हो जाएगा, तो 43 हो जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग दो इक्वेशन बनाएंगे और इक्वेशन के हिसाब से जो भी सॉल्यूशन आएगा वो अपना आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या लिखना चाहिए हमको। तो एक बात ध्यान रखना है कि दो नंबर में बड़ा कौन है छोटा कौन है ये हमको ही क्लियर करना है। ये क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं है कि बड़े और छोटे का डिफरेंस अगर पॉजिटिव है इट मीन्स क्या, बड़ा माइनस छोटा, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन को शुरुआत करेंगे, क्वेश्चन के रिटर्न फॉर्म को की शुरुआत करेंगे जिसमें हम खुद ही क्लियर कर दें कि जो दो नंबर हम मानने जा रहे हैं उस दोनों नंबर में बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो स्टार्ट वैसे ही करना है जैसे पहले क्वेश्चन में करते रहे हैं। तो पहले क्वेश्चन में क्या स्टार्टिंग पॉइंट हमारा रहा है, जो भी हमको फाइंड करना है उसको शुरू में ही मेंशन कर दिए हैं। तो यहाँ हमको जो फाइंड करना है, टू फाइंड द टू नंबर्स, है ना, टू फाइंड द टू नंबर्स। कंडीशन सेकेंड इसको छोड़ देते हैं। टू फाइंड द टू नंबर, इसको बहुत सारे तरीके से कर सकते हैं, तो मैं चाहता हूँ एक ही तरीका यूज करें और वो तरीका बिल्कुल ही अप्रोप्रिएट हो, छोटा हो बट प्रॉपर हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन में लेट द फर्स्ट नंबर बी एक्स एंड सेकेंड नंबर बी वाई, ऐसे कुछ मान लिए। फर्स्ट एंड सेकेंड दोनों नंबर एक्स एंड वाई मान लिए, वेयर एक्स इज ग्रेटर देन वाई। अब यहाँ हम खुद ही क्लियर कर दिए कि एक्स बड़ा है और वाई छोटा है। हम जो माने हैं दो नंबर उसमें बड़ा है एक्स और छोटा है वाई। अब तब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, तो दोनों का सम एक्स प्लस वाई। देखिए सम में तो बड़ा छोटा से फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा इसका डिफरेंस में। अगर आप एक्स और वाई में कौन बड़ा है कौन छोटा है नहीं क्लियर किए रहते तो आपको दो केस बनाने होते, क्योंकि प्लस टाइम में तो आप एक्स प्लस वाई करें चाहे वाई प्लस एक्स, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन डिफरेंस टाइम में केस 1 में आपको x माइनस 1 करना होगा, केस 2 में आपको y माइनस एक्स करना होगा। तो इस केस 1 केस 2 से बचने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले ही क्लियर कर देंगे कि हम जो दो नंबर माने हैं उसमें x बड़ा है और y छोटा है, जिससे हम क्लियरली लिख सकते हैं कि डिफरेंस पॉजिटिव डिफरेंस कब आएगा, जब बड़ा से छोटा घटाएंगे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू 137।